मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इसी के साथ 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजी अखबार टाइम ऑफ इंडिया में फर्स्ट सिटीजन एंड द 9% शीर्षक से एक लेख लिखा है। जाहिर है बीजेपी उनकी आदिवासी पहचान को रेखांकित कर रही है। इससे पहले रामनाथ कोविंद की दलित पहचान को भी बार बार उभारा गया था। वैसे ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राष्ट्रपति बनने पर उनकी महिला राष्ट्रपति की पहचान को उनका यूएसपी बताया गया। शीर्ष पदों पर आसीन लोगों की इस तरह की जातिगत पहचान से क्या जमीन पर जनता के लिए क्या कुछ बदलता है, आज आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। भारत में राष्ट्रपति को पहले नागरिक का दर्जा प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ औपचारिकताओं के लिए राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी अधिनियम उनकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। वो वित्त बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। अपने 5 साल के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद ने कोई भी बिल सरकार को नहीं लौटाया। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा कृषि बिल भी शामिल है। लाल सिंह आर्य बीजेपी के एसएससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और भारत में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने से क्या कुछ बदलने वाला है, इसको लेकर कई तरह के लेख लिखे गए हैं। लेकिन दलित राष्ट्रपति के बाद भारत में दलितों के लिए क्या कुछ बदला है, ये सवाल बीजेपी के एसएससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य से पूछा। दलितों को सरकारी योजनाओं का लाभ आज से पहले इतना कभी नहीं मिला। आज सरकारी योजनाओं का लाभ 30 से 35% दलितों को मिल रहा है। ये लाभ पहले मिले होते तो मोदी सरकार को शौचालय योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना जैसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोदी सरकार में 12 दलित मंत्री हैं। इससे पहले दलितों को ये सम्मान किसी सरकार में नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 6 मंत्री दलित बने थे। बीजेपी में 2018 से 19 में 4 दलित सांसदों को राज्यसभा भेजा गया। इसके अलावा इस बार मनोनीत 4 सांसदों में से एक अनुसूचित जाति से है। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जहां संगठन में दलितों के लिए पद आरक्षित हैं। दलित बहुल जिले में 3 में से 1 महामंत्री दलित बनता है। वो कहते हैं दलितों के सबसे बड़े नेता भीमराव अंबेडकर का बीजेपी ने 1 नहीं 5 राष्ट्रीय स्मारक बनाया। कांग्रेस ने एक भी नहीं बनाया। पहला स्मारक महू इंदौर में बनाया जो अंबेडकर का जन्म स्थान है। दूसरा दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में बनाया। तीसरा दीक्षा भूमि नागपुर, चौथा चैत्र भूमि मुंबई में और 5वां लंदन में, जहां अम्बेडकर पढ़ने गए थे। जहां वो रहते थे उसे खरीद कर शिक्षा भूमि बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। लाल सिंह तो ये भी कहते हैं कि ऊपर गिनाए गए कदम प्रतीकात्मक नहीं होते हैं। प्रतीकात्मक तब होते हैं जब बीजेपी केवल घोषणाएं करती और उन पर अमल नहीं करती। लेकिन हमने घोषणाएं करने के साथ साथ उनको सम्मान देने का भी काम किया। इस पर लाल सिंह आर्य कहते हैं राष्ट्रपति सरकार के मुखिया हैं तो ये सारे काम उन्हीं के नेतृत्व में हुए ना। संसद में इन कामों की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमेशा कहते थे मेरी सरकार ने ऐसा किया तो हम कैसे कहें कि वो हमसे अलग थे। द्रौपदी मुर्मू पर ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी की। अब यशवंत सिन्हा का क्या होगा। बीजेपी के दावे अपनी जगह है। नीचे दिए कुछ आंकड़ों के जरिए आप भारत में दलितों की स्थिति के बारे में बेहतर समझिए पैदा कर सकते हैं। भारत में दलितों की आबादी 16.6% है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दलितों की आबादी 20% से ऊपर है। जहां तक दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध की बात है तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में केवल 2018 में कमी देखी गई थी। दलितों के रोजगार और शिक्षा के आंकड़े भी पिछले 5 सालों में बहुत नहीं बदले हैं, लेकिन 5 सालों में इसके वोटिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में केवल एक ही विधायक एक बार जीत कर आ सका। कभी राज्य में उनकी सरकार थी। देश भर में अनुसूचित जाति के लिए 84 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी को इसमें से 40 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी ने इसमें 5 सीटें और जोड़ी और यह आंकड़ा 45 पर पहुंच गया। प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री न बन पाने की कसक रही जीवन भर। रामनाथ कोविंद से भाजपा को कितना फायदा है।
पहचान की राजनीति में कांग्रेस पीछे नहीं है। ऐसी ही प्रतीकों की राजनीति कांग्रेस ने भी की। जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया गया, कांग्रेस ने उनके महिला होने की पहचान को खूब भुनाया। लेकिन महिलाओं के हक की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई महिला आरक्षण बिल पास कराने में नाकामयाब रही। वहीं बीजेपी भी महिलाओं के लिए पार्टी और सरकार की तरफ से किए गए काम की लिस्ट गिनाने से नहीं थकती। फिर चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ हो या फिर आवास योजना में घर महिलाओं के नाम पर करने की बात हो, आज बीजेपी अपने अकेले के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। बावजूद इसके महिलाओं की बरसों पुरानी 33% आरक्षण की मांग को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। लाल सिंह आर्य कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए राजनीतिक माहौल भी तैयार करना पड़ता है, सारे दलों को विश्वास में भी लेना पड़ता है। हमने उस दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। वो मौका जब भारत को मिल सकता था एक दलित प्रधानमंत्री। देश में जो हिंदुत्व की राजनीति चली है उसमें जातिगत पहचान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इस जातिगत पहचान को हर समय उभारा नहीं जाता, कुछ चुने हुए मौक़ों पर इन्हें उभारा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जाति का सवाल हिंदुत्व की राजनीति के लिए केंद्रीय चुनौती है, और वो इसलिए क्योंकि मैं अमुक जाति का हूँ। तो मेरी खुद की अस्मिता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन मुझसे सामाजिक स्तर पर ऊपर है और कौन मुझसे नीचे है। मेरा स्व इस पर निर्भर करता है कि मैं अपने जिनको कमतर मानता हूँ वो मुझसे कितनी दूरी पर है, सामाजिक स्तर पर, हैसियत स्तर पर, परिस्थिति के स्तर पर। इस वजह से हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चाहते हैं कि सभी हिंदू अपने आप को केवल हिंदू कहें। हिंदू खास तौर पर मंझली और ऊंची जाति वालों से ये पूछा जा रहा है कि क्या केवल होना हिंदू ही होना आपको स्वीकार है? आज की परिस्थिति में ज़्यादातर मंझली और ऊंची जाति के हिंदू ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से जातिगत पहचान हिंदुत्व की राजनीति में बाधा है। दलित या आदिवासी को शीर्ष पदों पर बैठाकर या फिर किसी जाति विशेष के त्योहार को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करके ऐसे प्रतीकात्मक हस्तक्षेप के जरिए पार्टियां चाहती हैं कि कथित तौर पर पिछड़ी और निचली जातियों को हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ने का न्योता भेज सकें और वो इससे जुड़ें। इस वजह से अमित शाह का लेख लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। ये हाथ की सफाई जैसा है कि हमने आदिवासी को शीर्ष पद पर बिठाया और हम आपकी जाति का भला कर रहे हैं। पहचान की राजनीति में महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा जटिल है। महिलाओं का अपना एक अलग समाज नहीं बन पाता, क्योंकि वो अलग अलग समाज पहले से हमारे देश में मौजूद हैं। उनका अपना अलग अलग वर्चस्व है और वो उस वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। प्रतीक की राजनीति शाश्वत राजनीति नहीं है, उसका असर हमेशा एक सा नहीं रहेगा। कई बार इससे फर्क भी पड़ता है। जैसे पंचायत चुनाव में 33% महिला आरक्षण वाली राजनीति हमने देखी, पंचपति वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने देखा, लेकिन कई जगह महिला सरपंच ने अच्छा काम भी किया। जिन मानकों पर दलितों आदिवासियों के पिछड़ेपन को मापा जाता है, उन्हीं मानकों पर हमें उनकी खुशी को आंकना पड़ेगा। तभी पता चल पाएगा कि दलित महिला या आदिवासी राष्ट्रपति होने से क्या कुछ फर्क आया। मान लीजिए कि बदलाव आ भी गया तो प्रतीकों की वजह से ही बदलाव आया है। यह कहना सही नहीं होगा कि दलित राष्ट्रपति की वजह से दलितों की स्थिति बेहतर हुई। ये साबित कर पाना नामुमकिन है। उसी तरह अगर बदलाव नहीं तो ये कह देना कि राष्ट्रपति दलित नहीं, इस वजह से दलितों की स्थिति में बदलाव नहीं आया, ये समाज विज्ञान पद्धति से सही नहीं है।